तो हमने सभी को वॉइस क्लियर है ना? यस सर। ओके। तो हमने क्या किया, ये जो जंक्शन कलेक्टर बेस्ड जंक्शन जो था, उसका जो रिवर्स बायस वोल्टेज था उसको हमने इंक्रीज किया। अब जैसे ही रिवर्स बायस तुमने ये इंक्रीज किया होगा, रिवर्स बायस इंक्रीज करते ही तुम्हारी जो डिप्लीशन वेव था इधर की, वो और ज्यादा इंक्रीज हो गई। अब इन सब चीजों के बीच में जब तुम रिवर्स बायस ये अप्लाई कर रहे हो, रिवर्स बायस तुम चेंज कर रहे हो, तो कहां कहां पे चेंजेस आ रहे हैं? एक तो ये डिप्लीशन विड्थ चेंज हो रही है। दूसरा, जैसे जैसे आप रिवर्स बायस अप्लाई करते हो, आपकी इफेक्टिव बेस विड्थ जो होती है, जो आपकी इफेक्टिव बेस विड्थ है, वो आपकी चेंज हो रही है। मीनिंग जैसे जैसे आप रिवर्स बायस इधर का इंक्रीज करते जा रहे हो, ये जो इफेक्टिव बेस विड्थ है वो तुम्हारी चेंज हो रही है। जब तुम्हारा 5 वोल्ट था रिवर्स बायस, तो तुम्हारी इफेक्टिव बेस विड्थ इस रेड वाले लाइन से दिस रेड लाइन तक थी, ठीक है। और अब जैसे ही तुमने 5 से 10 वोल्ट कर दिया है, अब जो तुम्हारी इफेक्टिव बेस विड्थ होगी वो इस पॉइंट से दिस दिस येलो लाइन एंड दिस रेड लाइन, इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस होगी। फर्दर अगर अगेन और चेंज करोगे और इंक्रीज करोगे तुम अपने रिवर्स बायस वोल्टेज को, लेट्स से 10 से हमने 15 वोल्ट कर दिया रिवर्स बायस, फिर ये तुम्हारा जो डिप्लीशन विड्थ है फर्दर और इंक्रीज होगा। अब तुम्हारी जो इफेक्टिव रीजन है वो क्या हो जाएगा, ये वाला इफेक्टिव हो जाएगा, ये रीजन हो जाएगा इफेक्टिव। और बढ़ाओगे और ये इधर आएगी। अब जो इफेक्टिव रीजन हो गया वो ये हो गया। तो यहाँ पे हम क्लियरली ये देख पा रहे हैं कि भाई जैसे 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 हम जो तुम्हारा रिवर्स बायस वोल्टेज है बेस और कलेक्टर जंक्शन का, जैसे जैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं, इफेक्टिव बेस विड्थ कम हो रही है। और इफेक्टिव बेस विड्थ हमें पता है कि ये वो रीजन है या वो बेस की वो विड्थ है जहां पे चार्ज मूव कर सकते हैं। चार्ज मूव कर सकते हैं का मतलब क्या है? अब ये देखो, इधर पी साइड से तुम्हारे होल इधर बेस में आते हैं, ठीक। या ये हम कहें कि ये वाले जो होल हैं इस बेस में माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन की तरह प्रोसीजर काम कर रहे हैं। मतलब जो ये जो होल हैं ये इंजेक्ट हो रहे हैं बेस की साइड में, और बेस की साइड में जो कि हमारी एन टाइप की बेस है, इस एन टाइप बेस में तुम्हारे जो होल्स हैं वो माइनॉरिटी कैरियर हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हम क्या हो रहा है, माइनॉरिटी कैरियर का इंजेक्शन हो रहा है बेस में। हमें पता है जब ये माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्ट करते हैं तो कुछ देर के लिए ट्रेवल करते हैं, और उस ट्रेवलिंग के बाद कुछ देर के बाद ये रिकम्बाइन कर जाते हैं, ठीक। अब कितनी डिस्टेंस ये ट्रेवल करते हैं उसको भी हम पढ़ चुके हैं कि वो डिस्टेंस जो जनरेशन और रिकम्बिनेशन से पहले जो इलेक्ट्रॉन ने या होल ने ट्रेवल की, वो क्या होती है, डिफ्यूजन लेंथ। मीनिंग इलेक्ट्रॉन तुम्हारा जो होल जो तुम्हारा इधर पी साइड से आ रहा है एन साइड में, वो मिनिमम जो डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहेगा रिकम्बिनेशन से पहले, वो कितनी होगी, डिफ्यूजन लेंथ के बराबर, एलपी। होल के लिए अगर हम बात करें तो डिफ्यूजन लेंथ एलपी के बराबर। और अगर हमारी जो इफेक्टिव बेस जो कि रिवर्स बायस वोल्टेज से कम होती जा रही है, या ये कहें चेंज हो रही है, तो जैसे जैसे ये कम हो रही होगी, तो अब अगर ये जो हमारी इफेक्टिव बेस विड्थ है, जो हमारी इफेक्टिव बेस विड्थ है डब्ल्यू इफेक्टिव, ये अगर चेंज होते होते इतनी कम हो गई कि वेरी वेरी लेस देन है इस डिफ्यूजन लेंथ से, अगर तुम्हारी जो इफेक्टिव बेस विड्थ है वो वेरी वेरी लेस देन हो जाए इस डिफ्यूजन लेंथ से, तो मीनिंग हो क्या रहा है कि बेस रीजन में उस ये जो होल यहां से उठ के यहां आ रहा है, उस होल को इस बेस रीजन में रिकम्बाइन करने की जगह ही नहीं मिल रही है, क्योंकि मिनिमम इतनी डिस्टेंस उसको ट्रेवल करनी ही करनी है रिकम्बिनेशन से पहले।
और जो बेस की विड्थ है वो तुम्हारी इस डिफ्यूजन लेंथ से बहुत कम है। तो इनडायरेक्ट वे में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ये जो हम इफेक्ट ये जो वोल्टेज इंक्रीज करके इफेक्टिव बेस विड्थ को हम कम कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो यहाँ पर रिकम्बिनेशन हो रहा था बेस रीजन में, जो रिकम्बिनेशन हो रहा था वो रिकम्बिनेशन भी रिड्यूस हो रहा है। और जब ये रिकम्बिनेशन यहाँ पे रिड्यूस होगा तो मीनिंग ज्यादा से ज्यादा होल जो इस अमीटर साइड से जनरेट हो रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा होल कलेक्टर में पहुंचेंगे, मीनिंग ये आईसी करंट जो है वो इंक्रीज होगी। यहाँ पे एकदम क्लियर कट समझना है कि जैसे जैसे हम कलेक्टर टू बेस वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, हमने कलेक्टर टू बेस वोल्टेज इंक्रीज किया, इस कलेक्टर टू बेस वोल्टेज को इंक्रीज करने की वजह से इफेक्टिव बेस विड्थ जो है वो रिड्यूस कर रही है, इफेक्टिव बेस विड्थ जो है वो yes sir. रिड्यूस हो रही है। ठीक है, अब इफेक्टिव बेस विड्थ जब रिड्यूस हो रही है तो रिकम्बिनेशन जो बेस में होना चाहिए, होना था, वो तुम्हारा क्या है, वो भी रिड्यूस होगा। जब रिकम्बिनेशन बेस में रिड्यूस हो रहा होगा तो जो आईसी होगी वो इंक्रीज हो रही होगी, क्योंकि मोर एंड मोर होल्स या इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो अमीटर से डायरेक्टली कलेक्टर में पहुंच रहे होंगे। तो यहाँ पे देखो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया था कि भाई इस वोल्टेज का इस करंट पे कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन अर्ली इफेक्ट कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे इफेक्ट होता है, कुछ इफेक्ट ये वाला दिख रहा है। ठीक है, अभी हम इस इफेक्ट का भी रिलेशन देखेंगे कि हाँ किस तरह से रिलेट करते हैं मतलब किस तरह से अर्ली वोल्टेज इस पे इफेक्ट करता है। ठीक, तो अर्ली वोल्टेज में किसी को कोई डाउट? नो सर। अच्छा, क्योंकि काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट यहाँ हो रहे थे इसलिए। अच्छा अभी एक तो ये पॉइंट ये क्या हुआ कि हमने क्या बात की, जब तुम इस रिवर्स बायस को चेंज कर रहे हो तो इस रिवर्स बायस को चेंज करने की वजह से बेस विड्थ तुम्हारी चेंज हो रही है, इसलिए इस इफेक्ट को हम बेस विड्थ मॉड्यूलेशन भी कहते हैं, इस इफेक्ट को हम बेस विड्थ मॉड्यूलेशन भी कहते हैं। बहुत से लोगों को ये मॉड्यूलेशन टर्म पहले से पता होगा, उन्होंने कम्युनिकेशन में शायद कहीं ना कहीं पढ़ा होगा 12th में। मॉड्यूलेशन मतलब यस सर। चेंजेस हो रहे हैं, हाँ, मॉड्यूलेशन मीनिंग किसी एक पर्टिकुलर पैरामीटर की वजह से दूसरा पैरामीटर तुम्हारा वेरी कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे इस रिवर्स बायस वोल्टेज की वजह से तुम्हारा यहाँ पे बेस विड्थ जो है वो मॉड्यूलेट कर रही, चेंज हो रही है। ठीक है, और अर्ली इफेक्ट इन जनरल क्या होता है कि जब तुम्हारा ये वोल्टेज चेंज हो रहा है, रिवर्स बायस वोल्टेज चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से जो तुम्हारी कलेक्टर करंट है वो वेरी कर रही है। तो अर्ली इफेक्ट बेसिकली क्या डिफाइन करता है, चेंज इन कलेक्टर करंट ड्यू टू बेस एंड कलेक्टर वोल्टेज। नाउ अब एक और टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे, पंच थ्रू या रीच थ्रू। ये टर्मिनोलॉजी बेसिकली क्या कहती है कि लेट्स से अब हम 5 10 15 तो कर ही रहे थे, अचानक हमने वीबीसी को 50 वोल्ट चेंज कर दिया, मैंने काफी ज्यादा चेंज कर दिया हमने इस रिवर्स बायस वोल्टेज को। नाउ अभी तक तो ये रेड वाली लाइन जो मिली, जब हम 15 वोल्ट पे थे तब हमारी जो इफेक्टिव बेस विड्थ थी इस व्हाइट वाले लाइन से डिफाइन की थी हमने, ये व्हाइट लाइन और इस रेड लाइन के बीच में जो जो ये वाले पार्ट है, ये तुम्हारा, ये ब्लू हटा देते हैं तो क्लियर समझ में आएगा। लास्टली मतलब जब 15 वोल्ट पे थे तब तो हमारी इफेक्टिव बेस विड्थ इतनी थी ना, अब हमने 50 वोल्ट कर दिया। अब हुआ क्या, ये जो चैनल विड्थ का मॉड्यूलेशन था, यानी जो डिप्लीशन विड्थ जो इंक्रीज कर रही थी वो इतनी ज्यादा इंक्रीज कर गई कि उसने आके यहाँ पे ये जो अमीटर जंक्शन की डिप्लीशन विड्थ है इसको टच करना स्टार्ट कर दिया। मीनिंग अब हुआ क्या कि हमने जब रिवर्स बायस वोल्टेज एट कलेक्टर बेस जंक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज करते चले गए, तो उस इंक्रीमेंट की वजह से तुम्हारी जो कलेक्टर बेस साइड की इस जंक्शन की जो डिप्लीशन विड्थ थी उसने अमीटर जंक्शन की डिप्लीशन विड्थ को टच करना स्टार्ट कर दिया।
मीनिंग एक तरह से हम कह सकते हैं कि अब अगर देखा जाए तो अमीटर और कलेक्टर इलेक्ट्रिकली शॉर्ट हो चुके हैं। मीनिंग बेस का जो बेस इफेक्टिव बेस विड्थ जो है वो जीरो हो चुकी है। इफेक्टिव बेस विड्थ जो थी उस टाइम पे तुम्हारी क्या हो गई, जीरो हो गई। तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, पंच थ्रू। मीनिंग जब तुम्हारी कलेक्टर एंड बेस के बीच में जो इफेक्टिव बेस विड्थ होती है उसकी वैल्यू जीरो हो जाए। मीनिंग कलेक्टर और अमीटर एक दूसरे को टच करने लगे, उन दोनों के जो दोनों जंक्शन के जो डिप्लीशन विड्थ है वो एक दूसरे को टच करने लगे। मीनिंग कलेक्टर और अमीटर एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली शॉर्ट हो जाए, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पंच थ्रू कंडीशन। और इस पंच थ्रू कंडीशन में अचानक से आईसी यानी कलेक्टर करंट, तुम्हें अचानक से हाई कलेक्टर करंट मिलती है और तुम्हारा बीजेटी जो होता है वो डिस्ट्रॉय या डैमेज हो जाता है। मीनिंग हम कभी भी नहीं चाहते कि ये वाली कंडीशन हमारे बीजेटी में आए। हम नहीं चाहते कि हम अपने रिवर्स बायस वोल्टेज को यहाँ पे इतना ज्यादा इंक्रीज कर दें कि पंच थ्रू की कंडीशन आ जाए। ठीक, तो अभी एक या दो तरीके और देखेंगे कि किस वजह से तुम्हारा ये जो बीजेटी है किस तरह से डैमेज हो सकता है। तो पहला पॉइंट कि बीजेटी कैसे डैमेज हो सकता है, तो वो पंच थ्रू कंडीशन है। मीनिंग बेस विड्थ मॉड्यूलेशन में अगर तुमने रिवर्स बायस वोल्टेज इतना ज्यादा इंक्रीज कर दिया कि इफेक्टिव बेस विड्थ जीरो हो गई और अमीटर और कलेक्टर आपस में शॉर्ट सर्किट हो गए, तो ऐसी जगह पे तुम्हारी कंडीशन क्या हो जाएगी, पंच थ्रू कंडीशन आ जाएगी। अचानक से हाई कलेक्टर करंट मिलेगी और तुम्हारी बीजेटी डिस्ट्रॉय या डैमेज हो जाएगा। नाउ अभी इसकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। नाउ अभी सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर देंगे। इसकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए अच्छा आज 3:45 से एक एक्स्ट्रा क्लास रहेगी। ठीक है, सभी को बता देना, अटेंडेंस मैंडेटरी है, काफी चीजें उसमें डिस्कस होंगी। तो 3:45 पे, ठीक है, उस टाइम पे कोई क्लास तो आई गेस होगी नहीं। नहीं सर, 3:45 के बाद खत्म है सर सारी क्लासेस। ठीक है, तो 3:45 से 4:30 ईडीसी की एक क्लास होगी। थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सभी लोगों ने अटेंडेंस मार्क कर ली? कोई ऐसा तो नहीं जिसने अटेंडेंस नहीं मार्क किया? ओके, थैंक यू क्लास। अभी मीटिंग एंड करते हैं।